हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ डेटा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक इससे पहले वाला लेसन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे लेसन अभी और भी आने बाकी हैं, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपने बाकी दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लीजिएगा। चलिए, आज हम बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि हम डेटा को कलेक्ट किस तरीके से करते हैं और क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंदर। आज कुल 6 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है। Collection of data is the basic activity of statistical science. It means collection of facts and figures relating to a particular phenomena under the study of any problem, whether it is business, economics, social और cultural science. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी डेटा को कलेक्ट करना किस फॉर्म के अंदर? फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए। ठीक है, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? ताकि हमें फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं सही से मिल सकें एक पर्टिकुलर फेनोमेना के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या है, हम फैक्ट्स और फिगर को कलेक्ट करेंगे। और वो प्रॉब्लम क्या है, किसी भी एरिया के अंदर हो सकती है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सोशल, नेचुरल साइंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, such material can be obtained directly from the individual unit called primary source. अब जो भी डेटा हम क्या है डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं, एक बंदा डायरेक्टली जाके उसको कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी सोर्सेज। और फ्रॉम द मटेरियल पब्लिश्ड अर्लियर एल्सवेयर नोन एज द सेकेंडरी सोर्सेज। और अगर वही मटेरियल पहले से कहीं पे पब्लिश हो चुका है, मान लीजिए कोई बुक है या फिर किसी वेबसाइट पे आके वो चीज़ें आप देख रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक नेचर की बात करेंगे तो हमारा जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, और वो क्या है, पहली बार कलेक्ट किया जाता है। यानी कि वो पहले से मौजूद नहीं है डेटा। आप घर घर जाके किसी क्वेश्चनर को बना के क्या है, खुद से उसे फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। नाउ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, ये डेटा पहले से कोई ना कोई कलेक्ट करके रखता है, या तो वो पब्लिश्ड फॉर्म में होता है या फिर वो अनपब्लिश्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि वो पहले से क्या है, मार्केट के अंदर आ चुका है या फिर मार्केट में आने वाला होता है, लेकिन उसकी क्या है, मौजूदगी पहले से है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे? कलेक्टिंग एजेंसी। कलेक्टिंग एजेंसी के अंदर क्या होता है? दीज डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ये क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही कलेक्ट करता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, ये डेटा पहले से किसी और ने कलेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है, पोस्ट कलेक्शन अल्टरेशंस। अल्टरेशन का क्या मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर अल्टरेशंस इन द सेंस कि चेक करना पड़े कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, या फिर जो अनवांटेड डेटा तो नहीं है कुछ। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी डेटा के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, अल्टरेशन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन की होती है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या होता है, हमें अल्टरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो वो डेटा यूज़ कर रहा है वो किसी और इन्वेस्टिगेटर ने बनाया है, किसी और पर्सन ने बनाया है, तो उसे अपने तरीके से अपने यूज़फुल के लिए बनाने के लिए क्या है, उसको अल्टरेशंस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, टाइम एंड मनी। तो प्राइमरी डेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, पैसे लगते हैं। ठीक है, इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये उसके मुकाबले बहुत कम टाइम लेता है, और पैसे भी आपके बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें कि अगर आप घर घर जाते हो तो आपको वो ट्रैवलिंग चार्जेस लगेंगे, उसको क्वेश्चनर को बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हो, यानी कि कोई रिसर्च पहले से हुई हुई है उसी को यूज़ करते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके इंटरनेट के थ्रू आप सर्वे करके, ठीक है, तो उसके अंदर आपका इतना ज़्यादा टाइम और इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। उसके अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, और क्या क्या मेरिट्स होते हैं एक गुड क्वेश्चनेयर के। ठीक है, क्वेश्चनेयर जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के, जो आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्या है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो एक इन्फॉर्मेंट से।
ठीक है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पहले से मौजूद की जाती है। पहले से इन द सेंस कि आप अपने क्वेश्चनेयर में उसका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप उससे पूछते हो, जो कि उसकी पर्सनल है, जो वो बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्फॉर्मेंट के ऊपर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या क्या मेरिट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं एक गुड क्वेश्चनेयर की। सबसे पहला क्या है कि जो क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हो वो क्या है, सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। कोई लंबा चौड़ा का, जैसे ये 2 लाइन का हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर मैं 5-6 लाइन का लिख देती तो आप क्वेश्चन देखते ही डर जाओगे कि यार ये क्या क्या चीज़ें पूछ रखी है, मेरे को फिल नहीं करना। इसलिए क्वेश्चंस क्या हैं, छोटे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। सिंपल, अल्टरेशन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, उस अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है आंसर को चूज़ कर सके, इस तरीके की उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। एम्बिग्यूअस एंड प्रिसाइज। अनएम्बिग्यूअस का क्या मतलब है, अनएम्बिग्यूअस का मतलब है क्लियर, प्रिसाइज का मतलब क्या है, छोटा। ठीक है, क्लियर और छोटा। व्हाट इज़ योर नेम, ताकि उसको पता चले कि आप उसका नाम पूछ रहे हो। ठीक है, आई नो यू हैव डन सम रिसर्च बट आई डोंट नो योर नेम। तो इसमें क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि आप पूछना क्या चाहते हो। ठीक है, क्वेश्चंस शुड बी इन सीक्वेंस। क्वेश्चंस क्या है, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले उसका नाम पूछ लिया, फिर उसके बाद आपने अपने सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, थोड़े टाइम के बाद फिर आपने उसकी एज पूछी, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर एक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो उसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है ना, वो ढंग से आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाएगा। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, जो आप टेस्ट करना चाहते हैं वो आप ढंग से टेस्ट कर सकें। नो रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस अफेक्टिंग पर्सनल विम्स। अब इसका क्या मतलब है, नो रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे जो उसकी पर्सनल जो उसको पर्सनली पसंद है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने चाहिए। एश्योरेंस ऑफ सीक्रेसी टू द इन्फॉर्मेंट्स, तो सीक्रेसी उसके अंदर होनी चाहिए क्वेश्चनेयर के अंदर, यानी कि जो आप क्वेश्चनेयर आपने बनाया है वो सिर्फ आप ही तक सीमित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको दूसरों के साथ बांटते फिर रहे हो। ठीक है, तो ये सीक्रेसी आपको एश्योर करनी पड़ती है इन्फॉर्मेंट को। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट आंसर, ऐसे क्वेश्चनर बनाओ कि आपको जो है परफेक्ट आंसर मिल सके अपने सर्वेज के लिए। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटिव क्वेश्चंस, डायरेक्टली जो क्वेश्चनर आपका होना चाहिए वो आपकी सर्वे से रिलेटेड होना चाहिए। और क्या चीज़ें कह रहे हैं वो, अब हम जानेंगे कि लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है और लॉ ऑफ इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होता है। अब आप सबसे पहले पूछोगे कि मैम इनर्टिया क्या होता है। इनर्टिया का मतलब होता है अनचेंजेबल, यानी कि जिसके अंदर क्या है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या है। बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी स्टेट्स दैट इफ अ सैंपल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन, it is likely to possess the characteristics as that of the population। अब स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है कि अगर आप कोई भी सैंपल लेते हो, रैंडम सैंपल अगर आप लेते हो, ठीक है, तो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो पॉपुलेशन से मैच करते हुए होंगे। अ सैंपल सेलेक्टेड इन दिस मैनर वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इस टाइप का जो सैंपल आपका होगा वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, इट इज़ पॉसिबल फॉर वन टू डिपिक्ट फेयरली एक्यूरेटली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन बाय स्टडिंग ओनली अ पार्ट ऑफ इट। मतलब क्या है इसका मतलब है कि अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है, डिपिक्ट का मतलब क्या है, हम उसके प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं अपने माइंड में फेयरली, कि जो भी करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन की है वो हम क्या है उस छोटे से रैंडम सैंपल के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर का क्या मतलब है, इनर्टिया ऑफ लार्ज नंबर का मतलब है कि एक लार्ज सैंपल साइज होना चाहिए आपका, ताकि आप ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स को प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा आपका जो है, जितना बड़ा आपका क्या है सैंपल साइज होगा, उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, द वेरिएशन इन द कंपोनेंट पार्ट्स टेंड टू बैलेंस ईच अदर एंड देयरफॉर द वेरिएशन इन द एग्रीगेट इज इनसिग्निफिकेंट। जितना बड़ा रहेगा आपका पॉपुलेशन एरिया, उतने ज़्यादा क्या है आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा क्या है आप वेरिएशंस बना सकते हो, और जितने ज़्यादा वेरिएशंस होंगे उतने चांसेस रहेंगे कि आपके एरर्स जो हैं वो कम रहेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है। मैं आपसे बार बार बोले जा रही हूँ कि रैंडम सैम्पलिंग करनी है, रैंडम सैम्पलिंग करनी है। रैंडम सैम्पलिंग आखिरकार होता क्या है, अब वो जान लेते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या है, एक तरीके का कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक है, जो कि आप कलेक्ट कर रहे हो अपनी रिसर्च के लिए। उसके अंदर क्या होता है, सभी को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का, ठीक है, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बायसनेस नहीं होती है। बायसनेस इन द सेंस कि कोई फेवरेबिलिटी नहीं होती है कि हाँ मुझे ये वाला पर्सन सही लग रहा है, मुझे इसके साथ पूछना चाहिए और जो इसने बोला वो सब कुछ सही ही होगा, ठीक है। इस टाइप की क्या है, बायसनेस नहीं होती है। तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप खुद जानने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को क्या है अपने माइंड में काफ़ी टाइम तक रिटेन कर सको। सबसे पहला है हमारा लॉटरी मेथड। लॉटरी आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी सारे लोग लॉटरी खरीदते हैं। जैसे कि हमारी मूवी थी कौन सी थी, फुकरे। फुकरे के अंदर वो क्या है, लॉटरी खरीदते हैं, नंबर बनाते हैं, उसके बाद वो लॉटरी खरीदते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सभी का इक्वल चांसेस रहता है उस लॉटरी को जीतने का। ऐसा नहीं है कि चूचे ने खरीदी है तो सिर्फ वही जीतेगा, नहीं। तो उसमें सबको फेयर चांसेस रहते हैं ना। रोटेटिंग द ड्रम, ये भी एक तरीके की लॉटरी टाइप ही होती है। इसके अंदर सारे के सारे रैंडम सैम्पलिंग के मेथड हैं बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। एक सिस्टमेटिक आपने अरेंजमेंट बना लिया, जैसे कि ऑड इवन था हमारा, ठीक है। तो जब ऑड नंबर की कार चलेगी तो उसके अंदर जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी को इक्वल चांसेस मिल रहा है, और जब इवन का चांस आता है तो इवन के अंदर भी सबको इक्वल चांसेस मिल रहा है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक वे में क्या है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, रूटेड व्हील मेथड, यानी कि एक व्हील को घुमा के एक नंबर को या फिर एक बॉल को जैसे हम निकालते हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल एरर। अब स्टैटिस्टिकल एरर क्या होता है और मिस्टेक और एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं ये। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिगर एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एरर। जो डिफरेंस होता है ना हमारा एक्चुअल वैल्यू के अंदर, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है हमारी, कि जो आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके मार्क्स आए वो क्या है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, वो आपकी एक्चुअल फिगर है, ठीक है। एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट का क्या मतलब है, जो आपने एग्ज़ाम देने के बाद सोचा था कि हाँ यार मेरे तो 60% आ जाएंगे, लेकिन आपके आए कितने, 55% आए। तो वो जो बीच में 5% है वो क्या है आपका, वो आपका है स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं 1255, ठीक है, लेकिन उसको हम राउंड फिगर करके कितना लिख रहे हैं, 1300। तो इसके बीच में जो डिफरेंस हमारा आ रहा है 45 का, वो क्या है हमारा, वो है हमारा स्टैटिस्टिकल एरर, ठीक है। चलिए, अब जो प्रोफेसर कॉर्नर है वो क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल सेंस के अंदर, एरर का क्या मतलब बता रहे हैं, वो एरर का मतलब बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होती है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और जो आपकी ट्रू जो आइडियल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एरर कहते हैं। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक्यूरेट डिटर्मिनेशन यानी कि सही वैल्यू जो आप चुन नहीं पाए हो उसको हम एरर कहते हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, मिस्टेक और एरर के बीच का, ठीक है। नेचर क्या होता है, कमिटेड डेलिबरेटली। जो मिस्टेक्स होती हैं वो जानबूझकर की जाती हैं, जबकि जो एरर होता है वो डेलिबरेटली नहीं होता है, गलती से हो जाता है। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो आप जानबूझ के अपने आंसर्स गलत नहीं करोगे, वो गलती से गलत हो जाएंगे, ठीक है। सोर्स, ड्यू टू यूज़ ऑफ रॉन्ग मेथड। ये होता कैसे है, मिस्टेक गलतियाँ हो कैसे जाती हैं, जब आप गलत मेथड्स को यूज़ करते हो। गलत मेथड्स इन द सेंस कि आप जब ढंग से प्रिपेयर नहीं करते हो, आप वो सोचते हो पहले ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, एक चीज़ को पहले कंप्लीट नहीं करते हो, तो उस चांसेस में क्या है आपकी मिस्टेक्स हो सकती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्चुअल एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एरर कब होता है, जब आपके उसमें डिफरेंस होता है एक्चुअल और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के अंदर। एस्टिमेट कैसे की जा सकती है मिस्टेक, इसके अंदर मिस्टेक को एस्टिमेट करना क्या है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जबकि क्या है एरर, एरर को हम कैन बी एस्टिमेटेड, एरर को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, मिस्टेक को हम कैसे बचा सकते हैं, जब हम केयरफुल तरीके से क्या है उस काम को करेंगे तो हमारे मिस्टेक नहीं होगी। यानी कि एक एक चीज़ जब आप अच्छे से पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानने की कोशिश करोगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे और अपना गोल जो है नेट जेआरएफ का उसको ईजिली
पा पाओगे, ठीक है। कैन नॉट बी अवॉइडेड ईजिली, एरर क्या है, ईजिली अवॉइड नहीं किए जा सकते। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, तो क्या होगा, मिस्टेक तो नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एरर गलती से कर दोगे, ठीक है। स्टेट ऑफ अक्रेंस, ये होते कब हैं, ये किस टाइम हम मिस्टेक कर सकते हैं, कैन बी कमिटेड एट एनी स्टेज। मिस्टेक क्या है, आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हो, लेकिन एरर जो हैं वो कौन से स्टेज पे होते हैं, कलेक्टिंग के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पे और इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, ठीक है। नाउ राइट अ नोट ऑन द एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, किस तरीके से हम प्राइमरी डेटा को एडिट करेंगे और सेकेंडरी डेटा को एडिट करेंगे, ताकि जो हमारा पर्पस है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का वो हम पूरा कर सकें, ठीक है। चलिए अब इसको भी फटाफट से देख लीजिए। बिफोर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इट इज़ नेसेसरी टू एडिट द डेटा टू डिटेक्ट पॉसिबल एरर्स एंड इनएक्यूरेसीज। किसी भी डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने से पहले क्या है कि उसको एडिट कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी एरर्स हैं, इनएक्यूरेसीज हैं, उन्हें हम हटा सकें, सो दैट एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल रिजल्ट्स में बी ऑब्टेन, ताकि जो सही रिजल्ट्स हैं हम उसको देख सकें। दस एडिटिंग मीन्स द पर्पज ऑफ चेकिंग फॉर द एरर्स एंड ओमिशंस एंड मेकिंग करेक्शंस इफ नेसेसरी। एडिटिंग का क्या मतलब है, एडिटिंग का मतलब है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं एरर्स को और ओमिशंस को। एरर का मतलब है कि हमने कोई गलती तो नहीं की, और ओमिशन का मतलब है कि हम कुछ लिखना या फिर देखना भूल तो नहीं गए, ठीक है, भूल और गलती, ठीक है। एंड उसके अंदर अगर हमने कोई भूल कर दी है या फिर कुछ हम गलती से कुछ हमने कर दिया है तो उसकी करेक्शंस करना, ठीक है, अगर ज़रूरी है तो। द टास्क ऑफ एडिटिंग इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड वन एंड रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ स्किल एंड केयरफुलनेस टू अटेन द प्रॉपर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और जो ये हमारा टास्क है ना एडिटिंग का, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। इसके लिए क्या है, हाई लेवल ऑफ स्किल्स और केयरफुलनेस की ज़रूरत है, यानी कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आप बहुत ध्यान से काम करने वाले होने चाहिए, ताकि आप कोई गलती ना करो और एक्यूरेटली अपना काम कर सको। नाउ एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डेटा। जब हम प्राइमरी डेटा को एडिट करते हैं ना, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। कौन कौन से हैं ये पॉइंट, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला, एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। जो एडिटिंग है वो कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, ये नहीं कि आधा आपने एडिट कर दिया, आधा आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या है, आपका रिजल्ट सही से नहीं आएगा। नेक्स्ट, एडिटिंग ऑफ एक्यूरेसी। जो एडिटिंग आप कर रहे हैं वो क्या है, एक्यूरेट होनी चाहिए, ये नहीं कि सही चीज़ को आपने गलत कर दिया है, गलत को आपने वैसे ही छोड़ दिया है, नहीं, ठीक है। एडिटिंग फॉर यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो आपने एडिट किया है वो एक जैसा होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट्स जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, मैं अगर उसको ढंग से एडिट ना करूँ तो क्या होगा, कहीं पे कैपिटल रह जाएगा, कहीं पे स्मॉल होगा, कहीं पे डॉट्स नहीं होंगे, कहीं पे कॉमा नहीं होगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रखा है रेड कलर का, यहाँ पे ऐसे हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जब हम सेकेंडरी डेटा को एडिट कर रहे हैं तब क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। Since secondary data have already been obtained, it is highly desirable that a proper security of such data is made before they are used by the investigator. अब जैसे कि मैंने आपको बोला, जब हम सेकेंडरी डेटा को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उसकी अच्छे से सिक्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि उसकी सिक्योरिटी अच्छे से होनी चाहिए। उसके अंदर जो भी चीज़ें हमें क्या है रेक्टिफाई करनी है वो सारी की सारी करनी चाहिए उस डेटा को यूज़ करने से पहले। क्यों, क्योंकि ये जो डेटा है हमारा वो किसी और इन्वेस्टिगेटर ने यूज़ किया है अपने रिसर्च के लिए, तो आपको इसको अपने रिसर्च के लिए यूज़ करना है तो उसको एक्यूरेटली क्या है, उसको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे बॉडली है वो उन्होंने क्या कहा, सेकेंड डेटा शुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू। वो क्या कहते हैं कि जो सेकेंडरी डेटा है उसे कभी भी क्या है फेस वैल्यू के ऊपर जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि वो किसी और ने बनाया है, किसी और ने अपने रिसर्च के लिए बनाया है, आप अपने रिसर्च के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप इतना एडिट ज़रूर करो कि आप अपने रिजल्ट्स को क्या है अच्छे से प्राप्त कर सको, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंसिडरेशंस आते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले, वेदर द डेटा सुटेबल फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन व्यू।
जो हमने डेटा कलेक्ट करा है सेकेंडरी डेटा से, क्या वो सेटिस्फाई करता है मेरी इमीडिएट नीड को, यानी कि जो मैं रिसर्च करने जा रही हूँ अगर उसको वो पूरा करता है तभी मैं उस डेटा को यूज़ करूँगी। बिकॉज दे हैव बीन कंपाइल्ड फॉर अदर पर्पज़, क्योंकि वो क्या है किसी और पर्पज़ के लिए बनाया गया है। द वेरिएशन कैन बी इन units of measurement, variation in the date period to which data is related etc. अब इसके अंदर क्या है, वेरिएशंस अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि जैसे कि उसने किस तरीके से उस रिसर्च को मेजर किया है और किस टाइम पे वो किया गया था रिसर्च। मान लीजिए कि आज 2020 चल रहा है, ठीक है, और मैंने वो रिसर्च किया था करीबन 93 में, ठीक है, 93 में मैंने रिसर्च किया था और आज 2020 चल रहा है, तो वो क्या डेटा मेरे यूज़ करने लायक है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कितने टाइम हो गया, 25 टू 26 ईयर्स के अराउंड हो गए हैं, ठीक है, तो उसको अगर आप यूज़ करते भी हो तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, हमें चेक करने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, वेदर द डेटा इज़ एडुक्वेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जो डेटा हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्या वो सफिशिएंट है हमारे रिसर्च के लिए। वो डेटा जो जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं क्या वो पूरा का पूरा जानकारी हमें दे पाएगा, या उस पॉपुलेशन को हमें बता पाएगा जिसको हम क्या नाम सैंपल के थ्रू सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी द वेज रेट ऑफ द वर्कर्स इन शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, मैं क्या स्टडी करना चाहती हूँ, मैं स्टडी करना चाहती हूँ वेज रेट वर्कर्स का जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो खाली किसको कवर कर रहा है, एक स्टेट को, किसको, राजस्थान को वो कवर कर रहा है। तो इससे क्या मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा, मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी? नहीं ना। तो वो क्या है, यहाँ पे डेटा जो है वो एडिक्वेट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट चीज़ कह रहा है वेदर द डेटा आर रिलायबल, रिलायबल इन द सेंस कि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो सकते हो क्या। तो उसके ऊपर निर्भर होने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी चलिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट, द कलेक्टिंग एजेंसी वाज अनबायस्ड, जिस साइट से आप या फिर जिस एजेंसी से उस डेटा को आप ले रहे हैं वो क्या है, अनबायस्ड होनी चाहिए, उसके अंदर कोई फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द इन्यूमरेटर्स आर प्रॉपरली ट्रेंड, इन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, जैसे कि हमारा सेंसस चेक किया जाता है, ठीक है, तो वो जो चेक करने के लिए आते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनट्रेंड पर्सन को आप क्या है यहाँ पे भेज दें कि हाँ आप जाके क्या है डेटा कलेक्ट करिए, नहीं, वो जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए आ रहा है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, और प्रॉपर चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फील्ड वर्क, एक प्रॉपर चेक होना चाहिए कि फील्ड वर्क उसने ढंग से किया है नहीं किया है, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। वॉज द एडिटिंग टेबुलेशन एंड एनालिसिस केयरफुली एंड कंसिस्टेंटली डन, जो एडिटिंग है, जो उसकी टेबुलेशन है और जो उसका एनालिसिस है वो ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है, उसको बार बार रिसर्च को करके चेक किया गया है, उसकी कंसिस्टेंसी को कि हर बार एक जैसा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।